चलिए, आज हम लोग क्लास 10th की ये दूसरा चैप्टर है बहुपद, वो शुरू करने वाले हैं। तो हम लोगों की आज की क्लास बहुपद की होगी। तो देखिए, होता क्या, यदि आप बहुपद पढ़ लेते क्लास 10th में, ऐसे तो इनका दर्शन आप लोग क्लास 9th में भी 8th में भी कर चुके हैं। वहाँ बीजव्यंजक के रूप में 8th में सुने थे, और क्लास 10th में अब आप इसे बहुपद के रूप में सुनेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये बहुपद जिनको आप लोग अंग्रेजी में पोलिनोमियल बोलते हैं, तो सबसे पहला सबके दिमाग में आता है कि ये बहुपद है क्या। चलिए, तो सबके दिमाग में सबसे पहले ये प्रश्न आएंगे कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद को समझने के लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण को लेते हैं। उनकी परिभाषा आपको तभी समझ आएगी जब आप इनके उदाहरण को समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप 6th-7th में भी पढ़े होंगे कि ऐसा कुछ कहीं देखे हैं क्या? जरूर देखे होंगे। आप ऐसे भी कुछ देखे होंगे, इस रूप में भी मिला होगा। कभी आप इस तरह के भी कुछ फॉर्म को देखे होंगे। तो ये सारे मेरे बहुपद होते हैं। तो बहुपद की ये परिभाषा हेतु नहीं होती है, ये आपको उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है, इसमें कौन सी चर है, तो हम कहेंगे इसमें x चर है। तो ये x में बहुपद होगी, x में बहुपद होगी। इसमें t है तो कहेंगे यह t में बहुपद होगा, और ये p है तो कहेंगे p में बहुपद होगा। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद की परिभाषा पढ़ते हैं, बहुपद क्या होता है। देखिए, ये बहुपद जो होता है, तो इनकी परिभाषाएं होती है चर x का एक ऐसा बीजीय व्यंजक, चर x का एक ऐसा बीजीय व्यंजक, चर x का एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल और ऋणात्मक, आप यूं तो इसे केवल धनात्मक भी कह सकते हैं, केवल धनात्मक पूर्णांक घात आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, बहुपद कहलाता है। ध्यान देंगे, ये चीज कह क्या रही है, इन चीजों को हम समझना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए, यदि आप इस फॉर्म को देखेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ समझ आएगी। अभी केवल आपको ये जानना कि ये बहुपद है, ठीक ना। बहुपद कौन होता है, इनके शर्त, ये सारे आपको पीछे सिखाएंगे। देखिए, इसमें यदि देखा जाए, आपको चर के रूप में यहाँ x² मिल रहे होंगे, और इसमें x मिल रहे हैं, ठीक ना। और इनको जो कहेंगे, इनको कहेंगे कि यह x² का क्या है, गुणांक है। और यहाँ 6 भी जो है x का गुणांक है, और 3 को हम अचर पद कहेंगे। 3 मेरा अचर पद हो जाता है। तो यहां आप क्या देख पा रहे हैं कि x की घात क्या है, 2 है, x की घात 2 है, और यहां x की घात क्या है, 1 है। वास्तव में यहां भी x की घात है, लेकिन x की घात क्या है, 0 है।
एक्स की घात यहाँ क्या मिलता है आपको, शून्य मिलता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर जगह कहीं ना कहीं एक्स किसी ना किसी घात में है। यहाँ एक्स कैसे है, एक्स की घात 0 है, यहाँ एक्स की घात 1 है, यहाँ एक्स की घात 2 है। तो कुल मिला के हम ऐसे कहेंगे कि इस फॉर्म को देखने के बाद हमें ये चीज समझ आता है कि यह तो पहला बहुपद किस में है, तो हम कहेंगे बहुपद एक्स में है, चर एक्स में क्या है, बहुपद है। दूसरी बात ये कि इसमें x की जो घात है वो केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक है, केवल और केवल क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इसी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या कहेंगे, अऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, अऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। इसी धनात्मक पूर्णांक को हम अऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। चलिए आपको और बेटर समझ आएगी जब इनके जनरल रूप को, इनके व्यापक फॉर्म को आप लोग जान लेते हैं, व्यापक रूप को। सबसे पहले आप यदि इनको समझ पा रहे होंगे तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। यदि आप इस फॉर्म को देखते हैं तो एक चीज जरूर समझ आएगी कि इनको हम क्या करते हैं, इनको मान लेते हैं हम a0, इसको मान लेते हैं a1, और इसको मान लेते हैं हम a2, इसको मान लेते हैं a3, ए हो जाता है मेरा a4, और इनको मानते हैं हम a5, a6, a7, और ये हो जाता है आपका a8 हो जाता है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें कोई x है नहीं, x कहीं x है क्या, नहीं है। बाकी सब में x किसी ना किसी फॉर्म में है, कहीं एक्स स्क्वायर के रूप में, कहीं एक्स क्यूब के रूप में, कहीं x के रूप में। तो इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि x नहीं है तो x पर पावर 0 दे दें, क्योंकि किसी भी अंक पर घात 0 होने से उसकी मान 1 होती है। चाहे वह 100 है उस पर भी पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, 1000 है उन पर भी पावर 0 है तो मान 1 होगा। तो इसमें x की घात क्या कहा जाए, शून्य कहा जाए, या यू कहो तो इसको नहीं लिखते हैं, चलिए छोड़ देते हैं। यहाँ आपको कौन सा x का फॉर्म मिलता है, पहला, ये यानी कि x है केवल, और इसमें आपको x का स्क्वायर मिल रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हमें x की क्यूब मिल रही है। इसमें क्या देख रहे हैं, x पर पावर 4 मिल रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं, x पर पावर 5 मिल रही है, और इसमें आपको x पर पावर 6 मिल रहा है, और इसमें x पावर 7 मिल रही है, और इसमें x पर पावर 8 मिल रहा है। तो इस तरह हमें ये बहुपद का फॉर्म निकल के आता है। लेकिन इसे देखा जाए तो यह केवल और केवल 8 टर्मों में मिलेगी। देखिए तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह चलेंगे तो ये 8 फॉर्म में मिलेंगे, केवल 8 फॉर्म नजर आ रही होगी। तो हमें जो परिभाषाएं पढ़नी है या परिभाषाएं करनी होती है वो केवल 8 फॉर्म के लिए नहीं चलना होता है, हमें n फॉर्म तक चलेंगे, अनंत तक चलनी होती है। इसलिए हम सारे फॉर्म को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए करते क्या है, हम ऐसा करते हैं, इन चीज़ों को गौर से समझिएगा, यही चीज़ परिभाषाओं का एक रूप तैयार करता है। इनको हम क्या करते हैं, a0 ही लिखते हैं, ठीक ना, साथ दीजिएगा। इनको क्या लिखेंगे, a1x ही लिखेंगे, इनको a2x स्क्वायर ही लिखेंगे, और इनको क्या करते हैं, a3x क्यूब लिखते हैं, प्लस डॉट 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 ऐसे कुछ करते हैं। तो डॉट डॉट करने से बीच वाले पद आ जाएंगे, देखते हैं। हम इनको a7 x टू द पावर 7 लिखते हैं, फिर इसको a8 x टू द पावर 8 लिखते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं क्या, यदि आपसे कहें कि ये a पर पावर जो 7 है, इनको आप ऐसे लिखिए a8-1, और इस x को भी हम ऐसे लिखें x पर पावर 8-1, क्योंकि 8 में यदि एक घटाते साथ ही आती है और 8 में एक घटाते साथ ही आती है, तो मतलब वही चीज़ है। अब समझ आएगी आपको, लास्ट टर्म है ये समझ आएगी। a0 मान लेते हैं, इनको a1x ही मानते हैं, और इनको a2x स्क्वायर ही मानते हैं, इनको क्या करते हैं a3x क्यूब मानते हैं। चलिए डॉट 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 डॉट। अच्छा एक चीज़, यदि हम ए पर ये 8 को हम यदि n मान लें, एक
तो हो जाएगी मेरी ए एन एक्स टू द पावर एन आ जाएंगे। तो सेम उसी तरह 8 की जगह आप क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यदि आप आगे और चलेंगे तो हो जाएगा आपका ए, क्योंकि यदि आप 7 के बाद 6 आएंगे तो 8 में कितना घटाना होगा, 8 में 2 घटाना होगा। तो आप लिखेंगे एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, इस तरह लिखेंगे। तो ये बहुपद का व्यापक रूप बन जाता है और यही व्यापक रूप कहलाता है। हम इसे ऐसे लिख देते हैं। चलिए हम उल्टा भी लिखते हैं इसको, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या लिखे थे, ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ए एन एक्स टू द पावर एन, इस तरह लिखे थे। ये जो होता है बहुपद का व्यापक रूप हो जाता है। इनको उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं। कई बुक में देखेंगे कि आप ए एन को आगे कर देते हैं, उल्टे फॉर्म में लिखते, लिखेंगे ऐसे ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और लास्ट में a0 हो जाएगा। इसको उल्टे फॉर्म में कर देते हैं। तो आप लोग किसी भी फॉर्म में देखिए 6x स्क्वायर 7x एंड ये है, या आप ऐसे लिखें तो भी ये आपका क्या है, बहुपद है। दोनों फॉर्म में है, उल्टे सीधे है, दोनों फॉर्म में क्या है, बहुपद है। ठीक ना, ये दोनों फॉर्म में बहुपद है। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं परिभाषाओं पर। परिभाषाएं क्या कह रही है कि चर x का एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x का केवल और ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि केवल धनात्मक पूर्णांक घात आरोही या अवरोही क्रम में सजे होते हैं। फिर से इन बातों को समझिएगा। अब आरोही और अवरोही क्रम में सजे होते हैं, तब वह क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। देखेंगे, यदि इसी रूप को हम उल्टा पुल्टा लिख देते हैं तो आपको समझ आएगी। देखिए हम क्या करते हैं, इन चीजों को ऐसे लिखते हैं, ऐसे 7x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, ठीक ना। तो ये बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन बहुपद को परिभाषित करने के लिए इसे सजाना होता है आरोही या अवरोही क्रम में। आरोही या अवरोही क्रम में आप सजाएंगे, ठीक ना। ध्यान दोगे, ये बहुपद है लेकिन अभी नहीं है। इसे पहले आप मानक रूप देंगे तो कहेंगे यह बहुपद है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली, आपको पहले लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। यहाँ क्या देख रहे हैं, चरों के जो घात है, चरों के घात, पहले चर की घात कितनी थी, 2, इसके बाद चर की घात कौन आया, 1 आया। इसमें कुछ नहीं तो आपको बताएं कि x की पावर क्या है, 0 है। तो क्या देख रहे हैं, ये घटते क्रम में ये जा रहा है। आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, अभी तुरंत बताया कि पहले 3 लिखेंगे, फिर 7x लिखेंगे, फिर ये 6x का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ आप बढ़ते क्रम में देखेंगे, क्योंकि इसमें भी x है ना, क्या है, x की पावर क्या है, 0 है, इसमें x की पावर 1 है और इसमें x की पावर 2 है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, चरों को उनके घातों के घटते या बढ़ते क्रम में लिखना होता है। तो इसी को हम लोग अवरोही या अवरोही क्रम कहते हैं। और जब इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजा के लिखते हैं तो इसे मानक रूप कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में अभी आता है, एक आध को आप हमारे साथ कीजिएगा, ऐसे कभी कभी ऐसे भी आते हैं, आएंगे कि 6x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब माइनस 3 प्लस 7x को मानक रूप में लिखे। तो मानक रूप के लिए क्या करोगे, चरों की जो घात होगी, चाहे वह x हो, एक्स स्क्वायर हो, जो भी हो, उनके घातों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, तब वो डिफाइन होती है कि मेरा क्या है, बहुपद है। तो और उस रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक रूप बोलते हैं। तो इनके मानक रूप को लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले x की अधिकतम घात क्या है, ये है, तो माइनस 18x क्यूब, इसके बाद एक्स स्क्वायर वाली आएगी तो प्लस 7x स्क्वायर, इसके बाद प्लस 7x माइनस 3, ये हो गई मानक रूप। या आप इसे दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते, कैसे, तो सबसे पहले यहाँ देखिए x की कौन सी मतलब कि घातों के बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में, तो आपको नजर आएगी ये घटते क्रम में है, यानी अवरोही क्रम में। अब आरोही क्रम में लिखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले -3 लिखेंगे, प्लस 7x लिखेंगे, प्लस 7x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 18x क्यूब, ये दोनों फॉर्म है, तब यह क्या है, बहुपद है। आप क्या देखें
कि जो ये बहुपद है इनके जो घात हैं उनको घटते या बढ़ते क्रम में लिखना होता है। और इसमें कहीं भी देखिए x की घात, कहीं भी x की घात नजर आएगी तो इसमें x पर पावर 0 भी है। यदि कहीं भी x की घात है तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये घात जो है हमेशा कैसे आते हैं, धनात्मक पूर्णांक में होते हैं। किस पूर्णांक में होते हैं? धनात्मक पूर्णांक में। तब तो ये बहुपद है। तो वही चीज है, अब परिभाषाओं को कंप्लीट समझ पा रहे होंगे आप। क्या कहता है? चर x का एक ऐसा बीज व्यंजक जिसमें x के केवल और ऋणात्मक मतलब धनात्मक, यानी केवल धनात्मक पूर्णांक घात होता है, वो भी कैसे? आरोही या अवरोही क्रम में, तब वह बहुपद कहलाता है। तो बहुपद की परिभाषा है, अब दोबारा नहीं बोलनी पड़ेगी, आप लोगों को ऐसे भी याद हो जाना चाहिए कि चर x का एक ऐसा बीज व्यंजक, चर x का एक ऐसा बीज व्यंजक जिसमें x का केवल क्या होता है? और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब केवल धनात्मक पूर्णांक घात आरोही या अवरोही क्रम में सजे होते हैं, तो मेरा बहुपद होता है। तो आप यूं कहें तो आप ऐसे भी परिभाषा इनकी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं इनकी परिभाषा है जो, चलिए आप ऐसे भी कह सकते हैं, हम कहेंगे दूसरे शब्दों में आप ऐसे कहेंगे a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an-1 x टू द पावर n-1 प्लस an x टू द पावर n के रूप वाले बीज व्यंजक के रूप वाले बीज व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। इस तरह। चलिए, तो क्या देखे आप लोग कि उसी फॉर्म को परिभाषा बना दी, जो इनकी व्यापक रूप थी उस वही फॉर्म क्या हो गया इनका परिभाषा। तो a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an-1 x टू द पावर n-1 प्लस n x टू द पावर n, ये रूप वाला जो बीज व्यंजक होगा वो मेरा बहुपद कहलाता है। आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ x है तो इसे x में बहुपद कहेंगे। जब y रहेगी y के फॉर्म में तो हम कहेंगे वह y के फॉर्म में क्या है? मेरा बहुपद है। p मिलेगी p के फॉर्म में, तो हम x किसी एक चर को लेकर डिफाइन किए हैं, वो x के लेकर हो सकता है, y को लेकर भी आप परिभाषित कर सकते हैं, इसे t लेकर n लेकर जो करेंगे सो परिभाषित हो जाएगी। तो आपको प्राय करके क्या मिलेगा? इसमें x के फॉर्म में मिलेंगे, इसीलिए हम इसकी परिभाषा किस फॉर्म में कराएं? x के फॉर्म में। तो सबसे पहले एक दो उदाहरण लेते बहुपद की, कौन बहुपद है या नहीं है वो आप क्या देखेंगे। देखिए 7x स्क्वायर 6x क्यूब 9x प्लस 7, फिर क्या है 7x पर पावर -2 और ये 6x क्यूब प्लस 9x प्लस 7, और अब लिखते हैं 7x टू पावर हाफ प्लस 7 इंटू 1/x क्यूब प्लस 6√x प्लस 7, ऐसा कुछ लिखे। तो सबसे पहले इसमें आपसे यही पूछेंगे कि बताइए इसमें कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो अभी आप जिस फॉर्म को पढ़े उसमें उसके अकॉर्डिंग यदि चलते हैं, जो परिभाषा है पढ़े उसके अकॉर्डिंग यदि चलते हैं तो क्या नजर आएगी कि इसमें x की केवल क्या है? धनात्मक पूर्णांक घात है, इसमें कुछ नहीं है, तो मतलब समझ लेना x की पावर क्या है? 0 है, ठीक ना। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इन सारे फॉर्म में x की पहला जो है इसमें देख रहे हैं x की जो घात है वह केवल क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद है, ये बहुपद हो जाएंगे। लेकिन इसमें x की घात आपको क्या नजर आ रही है? और ऋणात्मक पूर्णांक आ रही है क्या? नहीं, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक घात आ रही है, मतलब यह बहुपद का रूप नहीं कहेंगे, इनको नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें ऋणात्मक घात आ रही है और इसमें क्या आ रही है? भिन्न भिन्न के रूप में। तो बहुपद कौन होता है और कौन नहीं होता है, अब हम लोग वही चीज की पहचान करेंगे। चलिए, तो हमें सीखना है सबसे पहले बहुपद के पहचानने के नियम या बहुपद के होने का शर्त। हमें पढ़ना है बहुपद के
पहचानने के नियम, बहुपद के पहचानने के नियम, या आप ऐसे कहें कि बहुपद के होने के शर्त। बहुपद के पहचानने के नियम या बहुपद के होने के शर्त क्या क्या है? बहुपद के होने के शर्त, पहला बात आप क्या पढ़े, पहला बात आप क्या पढ़े कि ऐसे हम कहेंगे कि यदि px, हाँ एक चीज चर्चा करना भूल गए थे, ध्यान देंगे कि यदि ये मेरा बहुपद है, हर किसी न किसी चीज का एक संकेत होता है, एक प्रतीक होता है जिसे जिस फॉर्म में लिखते हैं, और ये मेरा बहुपद है। बहुपद को प्रायः करके px, gx, fx ऐसा करके क्या करते हैं, उसे सूचित करते हैं। तो आप इन परिभाषाओं में एक चीज और जोड़ दीजिएगा, जहां परिभाषाएं लिखे हैं उसमें नीचे जोड़ दीजिएगा कि बहुपद को px, fx, gx आदि से सूचित किया जाता है। चलिए, बहुपद होने का शर्त क्या है कि यदि px चर x में, यदि px चर x में बहुपद है, यदि px चर x में बहुपद है, तो नंबर पहला, तो नंबर पहला क्या, चर x की घात, चर x की घात क्या कहोगे, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक हो। या आप ऐसे कहें कि चर x की घात, चर x की घात कैसा हो, तो चर x की घात पूर्ण संख्या हो। इसकी भी चर्चा करेंगे भी, चर x की घात पूर्ण संख्या हो। फिर कहेंगे कि यदि बहुपद है तो चर x पर, चर x की घात भिन्न में नहीं हो, भिन्न संख्या में नहीं हो। कोई भी पद चर से विभाजित नहीं हो। और कहेंगे कि चर x पर, चर x पर कर्णी चिन्ह, जिसको आप ये बोलते हैं, ये वाला रूप कर्णी चिन्ह नहीं हो, तब वो बहुपद है। तो चलिए, चलिए ध्यान देंगे। तो क्या कहता है, यदि px चर x में बहुपद है तो बहुपद होने का पहला शर्त क्या होता है कि चर x की घात क्या हो, केवल धनात्मक पूर्णांक हो। मतलब यदि आप देख रहे हैं तो x की स्क्वायर, x टू द पावर ये x 7x लिखिए, 3 लिखिए, इसमें x की घात केवल क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा कहता है x की घात पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या आप कहते हैं किसे, आपको पूर्ण संख्या का जानकारी होनी चाहिए कि गिनती की संख्या, आप गिनती की संख्या क्या जानते हैं, 1 2 3 4 ऐसा कुछ जानते हैं। यदि उन संख्याओं में हम जीरो को शून्य को शामिल कर देते हैं तो मेरा पूर्ण संख्या होता है, और x की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो ऐसे भी आप जान रहे हैं, इसमें x क्या है, x की पावर क्या है, 0 है, यहाँ x क्या है, 1 है, तो 0 1 2 ऐसे चलते रहेंगे। तो इसमें x की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, x की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। तीसरी बात, x की घात भिन्न में नहीं हो। यदि आप देखेंगे, कहीं देखेंगे कि इसे 6x पावर ये हाफ या 6x पावर 1/3 ऐसा कुछ इसके रूप में यदि आपको मिल रहा है तो सीधा जानिएगा कि वह मेरा बहुपद है ही नहीं, इस रूप वाले को हम बहुपद नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें सभ्य पर, ऐसा भी ध्यान रखेंगे कि इसमें स्क्वायर है, फिर यहाँ आके ये हाफ हो गई, +3x +7 है, तो यहाँ भी कहेंगे कि यह मेरा बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात क्या आ गई, x की घात क्या आ गई, भिन्न में आ गई। भिन्न में आ जाएंगे तो वह बहुपद नहीं होंगे। तो कोई भी पद चर x से विभाजित नहीं हो। तो चलिए,
कोई भी पद चर x से विभाजित नहीं हो, मतलब कोई भी पद जैसे कि ले लिए हम 7 ले लिए, 7 यहाँ x स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, फिर ये 6x या 6x स्क्वायर ही है, तो ये बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जो भी पद है वह किससे विभाजित हो रही है? चर x या x के किसी न किसी रूप से क्या विभाजित हो रही है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। तीसरी बात है कि उस पर कर्णी चिन्ह लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे 7 अंडर रूट एक्स स्क्वायर और 6 अंडर रूट एक्स प्लस 3 ये है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, ये आपके बहुपद नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक दो उदाहरण लेते हैं पहले, ठीक है, ध्यान देंगे। तो आपको पहचानना है कि इसमें कौन बहुपद है, पहचानना है कौन बहुपद है, आपको ऑप्शन देते हैं, कौन बहुपद है ये पहचानिएगा। बताएंगे इसमें कौन कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो आपको नजर क्या आएगी कि देखिए, आप सबसे पहला छठना शुरू कर देंगे यही चीज कि सर यहाँ तो भिन्न संख्या है, यहाँ भी भिन्न संख्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ कर्णी चिन्ह है, इस तरह। तो आप कहेंगे कि सारे के सारे बहुपद नहीं है, लेकिन आप परिभाषाओं पर गौर किए थे क्या? हम क्या बोलते थे? चर x, क्या बताए थे? चर x पर, है ना, चर x पर, चर x पर ना तो कर्णी चिन्ह होनी चाहिए, न ही वह भिन्न में होना चाहिए, और न ही वह किस में होना चाहिए, वह किसी पद को विभाजित करे, है ना, और न ही ऋणात्मक घात होना चाहिए, और न ही ऋणात्मक घात होना चाहिए, मतलब केवल धनात्मक पूर्णांक घात होना चाहिए। तो यदि आप छांटना शुरू करेंगे तो पहले है देखेंगे कि यहाँ x पर क्या है? कर्णी चिन्ह है। अब ऐसा रूप देखते देखते चलते हैं आप, तो देखिए, तो यहाँ चर x के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई है, उनका धनात्मक पूर्णांक घात है ही, इसमें भी एक जो घात धनात्मक पूर्णांक ही घात है, इसमें x की पावर 0 के है, तो ये पूर्ण संख्या इसकी घात है, घात भी पूर्ण संख्या है और केवल धनात्मक, इसलिए ये इसको कहेंगे बहुपद है। लेकिन इसमें यदि आप देखते हैं इसमें यदि देखते हैं तो इसमें x की घात क्या आ रही है? इसमें x की घात भिन्न में आ रही है, तो यहाँ चर के साथ छेड़छाड़ी की जा रही है। किसके साथ? चर के साथ, इसलिए कहेंगे यह बहुपद नहीं है। और यहाँ x की घात क्या हो जाती है? ऋणात्मक पूर्णांक हो जाता है, इसलिए कहेंगे यह भी बहुपद नहीं है। और x पर यदि कर्णी चिन्ह लगा है तो आप देखेंगे ये कर्णी चिन्ह लगने का मतलब क्या? ये अंडर रूट 4, तो थोड़े ये रूट में 4 रहने वाले, इसका तो 2 निकलने वाला है, अंडर रूट 3 लगाना, मतलब इस पर ये कर्णी चिन्ह क्या हो रहा है? सुशोभित हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रूट से बाहर आ जा रहे हैं, तो इस पर कर्णी चिन्ह थोड़े मायने रख रही है, मायने इन पर रख रहे हैं, ठीक ना। उसी तरह आपको ये भी चीज़ देखनी है कि यहाँ कर्णी चिन्ह है, हम देख रहे कर्णी चिन्ह है, लेकिन ये देख रहे कि यहाँ से निकलने भी वाले हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स निकल जाएंगे, फिर 7x + 3 हो जाएगा। तो इस तरह ये 9 और 7 कितने हो जाएंगे? 16x + 3, तो ये बहुपद हो जाता है, ये भी बहुपद हो जाता है। तो यहाँ बहुपद ये हो रहे हैं, मतलब इस पर कर्णी चिन्ह है, हम मान रहे कर्णी चिन्ह है, लेकिन कर्णी चिन्ह रहने के बावजूद भी ये x स्वतंत्र है, निकल सकता है, एक्स स्क्वायर से x निकल सकता है, इसलिए यह बहुपद हो जाएगा। लेकिन यही इस जगह ऐसे रहता कि 9x² + 7x या 6x, इस पर रूट लगा देते हैं, यदि इस पर रूट लगा दिए तो ये मेरा बहुपद नहीं होता, क्योंकि यहाँ से आप x नहीं निकाल सकते, x निकल ही नहीं सकती, इसलिए बहुपद आपका नहीं होगा। इनमें से किसी भी पद पर एक कर्णी चिन्ह लगा दी जाती है, यदि रूट से निकल आते हैं तो समझ लेना वह बहुपद होगा, यदि नहीं निकल पा रहे तो मतलब वह बहुपद नहीं है, जिसको आप नहीं निकाल सकते। यदि यही x² रहता तो हम क्या करते? इसको निकाल लेते। अब एक चीज़ और, यदि मान लिया जाए 9x ही रहता और x³ पर ये रूट रहती, तो आप इसको क्या बहुपद कहते? क्या आप सोच के बताएंगे इसको क्या बहुपद बोलते? क्योंकि इसमें आप निकाल भी सकते हैं, तो आपका फॉर्म आएगा ऐसे आएंगे ना, दो में से एगो निकालेंगे तो ऐसा फॉर्म आएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? आखिरकार चर x पर कर्णी चिन्ह रह ही जाती है, इसलिए बहुपद नहीं होंगे, ठीक ना। तो कर्णी चिन्ह है, लेकिन यदि उससे निकल आ रहे हैं
मतलब उस पर करने चिन्ह नहीं बच पा रहा है तो वह बहुपद होगा, यदि रह जाता है तो बहुपद नहीं होंगे। ये भी चीज को ध्यान देंगे। तो पहला क्या देखें, कर्ण, यदि गलती से करने चिन्ह देखेंगे तो सीधा मान लेंगे वह बहुपद मेरा है ही नहीं। और दूसरी बात, यदि आप ऐसा देखते हैं, चलिए करने चिन्ह वाले ऑप्शन को हटाते हैं, यदि आप देखते हैं कि ये क्या है 9x पर पावर कितना है, -2 है या 7x है, तो इस पर कौन सी घात है, आपका ऋणात्मक पूर्णांक घात मिल रहा है, इसलिए यह बहुपद नहीं होंगे। तो किसी भी पद पर, या यहाँ तो आप मूल्य ऐसे रहता, यदि यहाँ ऐसे आ जाते तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ किसी भी एक पद में क्या है, ऋणात्मक घात आ रहे हैं, तो यह बहुपद नहीं होगी। चलिए अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ x की पावर क्या है, हाफ है, या यहीं हाफ कर देते हैं, यहाँ रहने देते हैं, तो फिर भी तो कहीं ना कहीं क्या है, भिन्न में है, भिन्न में है ना, इसलिए बहुपद नहीं होगा। किसी कोई भी पद यदि भिन्न में होगी तो वह बहुपद नहीं होंगे। और आपके यहाँ जो देखेंगे, यहाँ जो देख रहे हैं, तो यहाँ क्या है, इस पर चर के घातों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। ये आगे वाले इनकी जो संख्या, इनके गुणांक है, उनके साथ छेड़खानी की गई है, चर के घात के साथ नहीं, इसलिए बहुपद होगा। इसी तरह हम एक और ले लेते हैं उदाहरण। क्या इसको बहुपद कहोगे, बताना तो जरा, इनको बहुपद कहोगे क्या, ये बहुपद होगी आपके, ये बहुपद होंगे, करनी चिन्ह है, लेकिन हाँ चर के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, संख्याओं के साथ की गई है, संख्याओं के साथ की गई है, चर के साथ नहीं किए गए, इसलिए यह बहुपद हो जाएगा। चलिए आपको पुनः याद दिलाते हैं, हम क्या बताए थे, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an-1 x टू द पावर n-1 फिर an x टू द पावर n, ऐसा कुछ फॉर्म बताए थे। तो ये जो a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, डॉट 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 an तक गए हैं, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, ये वास्तविक संख्या होते हैं, ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके वास्तविक संख्या होते हैं। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। चलिए रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर आपका सब आ जाता है। रियल नंबर में आपके प्राकृतिक संख्या भी आएंगे, प्राकृतिक संख्या भी आएंगे, रियल नंबर में आपका ये कहिए तो पूर्ण संख्या भी आएगी, इसमें परिमेय संख्या भी आएंगे, अपरिमेय संख्या भी आएंगे, भिन्न भी आएगा, सारे चीज आ जाएंगे। वास्तविक संख्या कहने से सारे संख्या इसमें जाती है, ठीक ना। तो ये a1 a0 a1 a2 a3 सारे क्या, ये n तक क्या होती है, आपकी वास्तविक संख्या होती है। और आपका चर x स्क्वायर x क्यूब, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, इन सबको आपको क्या क्या कहिएगा, चर कहेंगे, ठीक ना। चलिए इस तरह आपको समझ आ गई कि ये बहुपद क्या होता है। चलिए तो अब हमें पढ़ना है बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक किसे कहते हैं, बहुपद के गुणांक ध्यान देंगे। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है ध्यान देंगे, फिर उसी रूप की चर्चा करेंगे। हम कहेंगे कि यदि px इक्वल टू, ऐसा कुछ लिखते हैं, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an-1 x टू द पावर n-1 प्लस an x टू द पावर n, कॉमा चर x में बहुपद है तो a1 a2 a3 डॉट 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 an को बहुपद के क्या कहेंगे, गुणांक कहते हैं।
चलिए, तो हम इसे ऐसे करते हैं, उदाहरण लेके समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए 7x² 6x+3, तो इसमें 7 जो है x² का क्या है, गुणांक है। तो x² का गुणांक क्या बताएंगे, x² का गुणांक क्या कहेंगे, x² का गुणांक क्या है, 7 है। x का गुणांक क्या कहोगे, x का गुणांक क्या कहेंगे कि 6 है। हाँ, x पर पावर 0 भी है, इसमें कुछ छिपी भी है, x पर पावर 0 है, तो उसका गुणांक यदि पूछे तो इसे क्या कहोगे, 3 कहेंगे। लेकिन एक चीज़ होती है कि इसे हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं, इसको हम लोग अचर पद बोलते हैं, इसको अचर बोलते हैं। तो अचर पद बोलिए, अचर पद आपका क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। इस अचर पद को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, इस तरह। तो ऐसे ही आप लोग और बताइएगा, हाफ x² या x³ 3x² 9/2 x प्लस √7 है, इस तरह के। तो इसमें क्या कहिएगा, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक आपका क्या हो जाता है, x³ का गुणांक हाफ, x² का गुणांक क्या कहेंगे, x² का गुणांक क्या कहेंगे कि x² का गुणांक क्या है, 3 है। और x का गुणांक क्या कहोगे कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 9/2 है। और ये अचर पद आपका क्या बन जाता है, अचर पद क्या बन जाता है, √7 बन जाते हैं, ठीक ना। इस तरह आपको समझ आ गई हो कि गुणांक क्या होता है। देखिए, एक चीज गौर करेंगे कि जो जिन पदों से गुणा होता है वही उसका गुणांक कहलाता है, जो जिन चीजों से गुणा होती है वही उसका गुणांक कहलाता है। तो x³ किससे गुना हो रहा है, 9 से, तो 9 इसका क्या है, गुणांक है। x² किससे गुना हो रहा है, 6 से, तो 6 क्या है, गुणांक है x² के। x किससे गुना हो रहा है, 7 से, 7 क्या है, x का गुणांक है। और ये बच जाता है बेचारा अचर पद, ठीक ना। तो जो जिनसे गुना होंगे वही उसका गुणांक कहलाएंगे। x³ का गुणांक 9 बताओगे, x² का गुणांक क्या बताओगे, 6 बताओगे, और x का गुणांक 7 बताओगे, और इसको अचर पद कहोगे। ऐसे 10th में इनकी चर्चा नहीं करनी थी, 9th की थी, लेकिन क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इनसे, ठीक ना। एक ऑब्जेक्टिव्स आती है, एक मानक रूप बताए वो वाला, और एक ये कि कौन किसके गुणांक है, इस पर, इसीलिए आप लोगों की ये चर्चा कर दी है। चलिए, अब हमें जो पढ़ना है वो है बहुपदों का वर्गीकरण। अब हमारी टॉपिक बनती है बहुपदों का वर्गीकरण। चलिए, क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल। चलिए, तो बहुपद को सबसे पहले कहेंगे, बहुपद को 2 आधारों पर बांटा गया है। एक तो पहला तो कहेंगे, पहला बांटा गया है पदों के आधार पर, पहला बांटा गया है पदों के आधार पर, और दूसरी बांटी गई है घात के आधार पर, पदों के आधार पर और घात के आधार पर। बहुपदों का जो वर्गीकरण किया गया है पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। पदों के आधार पर आप कहेंगे, पदों के आधार पर आपका होता है एक पदी बहुपद, पदों के आधार पर आपका होता है एक पदी बहुपद, फिर कहोगे द्विपदी बहुपद, फिर आप कहेंगे त्रिपदी बहुपद, आपका आ जाता है शून्य बहुपद, फिर आपका आ जाता है अचर, ठीक है। और इनको अंग्रेजी में कहेंगे तो आप कहेंगे इसको मोनोमियल, इसको कहेंगे बाइनोमियल, इसको आप ट्राइनोमियल कहेंगे, और इसको जीरो पोलिनोमियल कहेंगे। आप इनको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इनको कांस्टेंट कहेंगे। यदि आप घातों के आधार पे कहेंगे तो घातों के आधार पर आता है आपका, सबसे पहले कहेंगे
अचर बहुपद, फिर कहेंगे आप रैखिक बहुपद, फिर आता है आपका द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात बहुपद, इस तरह। तो अब हमें पढ़ना है कि ये एक पदी द्विपदी बहुपद क्या होता है। चलिए आप लोग लेकिन नोट करते चलेंगे। पहला आता है आपका पदों के आधार पर। देखिए पदों के आधार पर सबसे पहला जो बना, आप क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। ये यही शब्द बता रहा है कि ये बहुपद किस तरह के, एक पदी जिसमें केवल कितना पद हो, एक पद हो। एक पदी बहुपद क्या कह रहा है, जिसमें केवल कितना पद हो, एक पद हो, वह एक पदी बहुपद होंगे। तो जैसे देखिए 7x कितने पद है, एक पद है। इनकी जब परिभाषाएं बनाएंगे तो परिभाषा लिखेंगे कि जिस बहुपद के केवल एक पद हो, या जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। ये 7x में कितने पद है, एक हो, तो ये आपका हो गया एक पदी। 9x² इसमें कितने पद है, एक हो, तो ये हो गई एक पदी बहुपद। इसी तरह आप कहें 3x कहिए, ये क्या है, एक पदी बहुपद है। तो ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। एक पदी के बाद आता है आपकी द्विपदी। तो जिस बहुपद में कितने पद होंगे, दो पद, द्विपदी का लाएंगे। जैसे लिखिए 2x+1 लिखिए, कितने पद हैं, पहला पद दूसरा पद। 7x+3 लिखिए, कितने पद हैं, दो पद, पहला पद दूसरा पद। ऐसे ही हम कहेंगे 8x² + x, इसमें क्या पद दिख रही है, दो गो, तो ये हो जाएगा आपकी द्विपदी बहुपद। इसके बाद आती है आपकी त्रिपदी बहुपद। इसके बाद आती है आपकी त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में देखेंगे कि इसमें तीन पद होगा। त्रिपदी बहुपद में कितने पद होंगे, तीन पद होंगे, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, ऐसे ही होंगे। 6x² + 7x + 13, इस तरह के। इसमें भी कितने मिलेंगे आपको, तीन। तो आप क्या देखेंगे, जिसमें एक पद होगा एक पदी, जिसमें दो पद होंगे द्विपदी, जिसमें तीन पद होगा त्रिपदी, और चौथा जो लिखाए थे वह शून्य बहुपद। तो इस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए, विशेष रूप से ध्यान देंगे। आप शून्य को कैसे लिखेंगे, अच्छा 0 × x लिखें तो फिर भी शून्य ही होगी। 0 × x² लिखें तो भी शून्य होगी। 0 × x³ लिखें तो भी शून्य होगी। या हम ऐसे कहें कि हम इसको ऐसे लिखें 0x² + 0x + 0, तो फिर भी ये शून्य, ये भी शून्य हो जाएंगे, ये भी शून्य, तीनों को जोड़िएगा तो शून्य हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या कहेंगे कि जीरो को ही क्या कहा जाता है, शून्य को ही क्या कहा जाता है, शून्य बहुपद कहा जाता है। शून्य को ही क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। और चौथी आती है अचर बहुपद, या चलिए इनकी चर्चा करते हैं। याद रखेंगे जिसमें कोई x नहीं होगी, जिसमें कोई x नहीं होगी वो आपका अचर होगा। जैसे कि 7 लिए, ये क्या है, अचर बहुपद है। 6 लिए या -½ लिए, क्या है आपका अचर बहुपद है। √3 लिए क्या है, अचर बहुपद है, ठीक। तो इस तरह आपको बहुपद के प्रकार समझ आए, किसके आधार पर, पदों के आधार पर। एक पद रहेंगे एक पदी, दो पद रहेंगे द्विपदी, तीन पद रहेंगे त्रिपदी, और चौथा था शून्य बहुपद, शून्य को शून्य बहुपद कहेंगे, और 7 को अचर बहुपद। ऐसे ही कुछ संख्या मिल सकती है जिसको अचर बहुपद कहेंगे। तो एक बार आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्या ये 7 बहुपद है, 7 बहुपद है, हाँ ये 7 बहुपद है। कैसा बहुपद है, तो यह अचर बहुपद है। हम कहेंगे 2x² यह बहुपद है, हाँ सर कैसा बहुपद है, तो एक पदी बहुपद है। तो क्या शून्य बहुपद है, हाँ तो कैसा बहुपद है, तो शून्य बहुपद है। और चौथा ऐसा कहेंगे कि 2x² + 3x यह कौन सा बहुपद है, तो इसमें कहेंगे यह त्रिपदी बहुपद है। ऐसे ही 8x² + 6x ऐसा कहें तो इसमें क्या पद है, दो पद है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। अब जो होती है
अब हमें तो घात के आधार पर पढ़ना है। हाँ, एक चीज गौर करेंगे, ये 7x देख रहे हैं, 7x + 1। दूसरा देखिए 7x² + 2x + 3, 9x³ 6x² + 7x + ये 3 है। यहाँ यदि आप गौर करते हैं, देखिए इनकी घात कितनी है, इसमें घात x की पावर कितनी है, यानी चर की घात कितनी है, इसमें 1 है। इसमें चर की अधिकतम घात की बोल रहे हैं हम, यदि चर की इसमें अधिकतम घात क्या मिल रहा है, 2। इसमें चर की अधिकतम घात क्या मिल रहा है, 3 मिल रही है। तो याद रखोगे कि चर x के ऐसे, यदि चर x के अधिकतम घात हम n मानते हैं, n हो तो पदों की अधिकतम संख्या, पदों की अधिकतम संख्या n+1 हो सकती है, या पदों की संख्या n+1 हो सकती है। देखेंगे इसमें कितने घात हैं, 1, तो आपको पद के को मिल रहा है 2 गो पद। इसमें घात अधिकतम 2, तो 1 2 3 पद। इसमें घात कितने, 3, तो पदों की संख्या 1 2 3 1 4। हमेशा यदि आप यहाँ n मानते हैं, इसको n मानते हैं, तो यदि n होता है तो उसकी पदों की संख्या क्या हो जाएगी, n+1, n में 1 जोड़िएगा, 1 में 1 जोड़िएगा 2 हो जाएगा। तो आपको इसमें कितने पद मिल रहे हैं, 2 पद मिल रहे हैं, इस तरह। हाँ, अब ये भी नहीं कहना निश्चित है कि यदि 6 है तो ये 7 ही होंगे, क्योंकि आप इस उदाहरण को देखिए पहले, 9x² + 3x है। इसमें घात कितने हैं, 2 हैं। इसमें घात कितने, 2 हैं, लेकिन पद भी कितने, 2 हैं। यहाँ सबसे पहली बात ये समझिए कि हो सकती है मतलब अधिकतम, मतलब 2 घात है तो पद कितने हो सकते हैं, 3 तक जा सकते हैं, न्यूनतम चलेगा। अकेले भी होंगे, 9x² भी हो सकता है, एक भी पद हो सकता है, लेकिन अधिकतम ये पदों की संख्या कह रही है। यदि घात 2 है ना, तो उनके अधिकतम पद 3 ही हो सकते हैं। 9x² + 3x + 7 कितने पद हो गए, 3 पद। इससे ज्यादा पद नहीं हो सकेंगे, इससे ज्यादा पद ही नहीं हो सकेंगे। जितनी घात होगी उनसे एक अधिक पद हो सकते हैं, उनसे ज्यादा नहीं। कम हो सकता है, 1 पद हो सकते हैं, 2 पद हो सकते हैं, और 2 घात है तो 3 पद हो सकते हैं, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकते। यही चीज ये चीज कह रही है, ठीक। चलिए, तो क्या सीखे, यदि पद n हो, सॉरी घात n हो, तो पदों की संख्या n+1 हो सकती है, ठीक। ऐसे ही कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं कि यदि बहुपद के घात 2 है तो पदों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 2 1 3 हो जाएगी। चलिए, अब हमें जो पढ़ना है वो है घातों के आधार पर। किसके आधार पर, घातों के आधार पर। ध्यान देंगे, घातों के आधार पर सबसे पहला आता है आपका रैखिक बहुपद। सबसे पहला आता है रैखिक बहुपद। आप इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान देंगे, तो घात 1 वाला बहुपद कौन सा बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, लेकिन इनसे पहले हमें आपको ये सिखलाना चाहिए था कि बहुपद के घात क्या होते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले आप नोट करने से पहले आप लोग यही पढ़िए बहुपद के घात क्या होते हैं। बहुपद के घात क्या कहोगे, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। पावर ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है, ध्यान देंगे। यदि चर x में कोई बहुपद होता है तो x की जो अधिकतम घात होती है वो मेरा बहुपद के घात हो जाते हैं।
y में होगी तो y की अधिकतम घात वह बहुपद का घात कहलाएगा, t होगी तो t की अधिकतम घात वो बहुपद का घात कहलाएगा। तो इनकी परिभाषा यदि कहोगे तो यदि px चर x में बहुपद है, यदि px चर x में बहुपद है तो x के अधिकतम घात को, तो x के अधिकतम घात को या x के अधिकतम घात बहुपद के घात कहलाते हैं। तो यदि px चर x में बहुपद है तो x के अधिकतम घात को बहुपद के घात कहेंगे। उदाहरण ले ली जाए, उदाहरण लेते हैं, ध्यान देंगे। तो देखिए 7x² है, 9x है, +3 है। तो इसमें x यहाँ x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 0 है और इसमें x की पावर 2 है। तो अधिकतम पावर क्या होगी? 2। तो इसलिए इसके जो घात होंगे, इनके जो घात होंगे इस बहुपद के घात, वह क्या होगी? 2 होगी। ऐसे ही 9t² - 3t, तो इसमें t के अधिकतम घात 2 है। हाँ, पहले बोल दिए हैं कि बहुपद जो होना चाहिए, यदि x में है तो x के अधिकतम घात और t में है तो t के अधिकतम घात। तो इसमें t की अधिकतम घात क्या मिल रही है? 2। तो इसमें बहुपद की घात क्या कहेंगे? बहुपद की घात 2 होगी। ऐसे ही 7x + 3 है, तो इसमें बहुपद की घात क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि इस पर क्या छिपी हुई है? 1 छिपी हुई है। तो इसमें बहुपद की घात क्या हो गई? 1 हो गई। चलिए, तो इस तरह क्यूब वाला भी एक आध को ले लेते हैं। चलिए, 9x³ + 6x² + 7x + 3 है। तो क्या देखेंगे? इसमें x की अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए बहुपद की घात क्या हो गई? 3 हो गई। बहुपद की घात क्या होगी? 3। तो बहुपद की घात क्या होता है? यदि px चर x में बहुपद है तो x के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। यदि px चर x में बहुपद है तो x के अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि चाहे x में हो, y में हो, t में हो, p में हो, वो जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी, जो उसकी अधिकतम घात होगी, वही बहुपद का घात कहलाता है। चलिए, अब हम लोग जो जिनको पीछे छोड़ के आए थे उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम छोड़ के किनको आए थे? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है? तो घात 1 वाले बहुपद रेखिक बहुपद कहलाते हैं। कभी कभी क्या करता है, जैसे कि पहले इसकी उदाहरण कर लेते हैं, तब उन चीज की भी चर्चा करेंगे। चलिए, तो उदाहरण में आते हैं। तो 7x + 3, तो इसमें x की अधिकतम घात क्या है? बहुपद की घात पहले पकड़ना है ना, पहले आपको बहुपद की घात पकड़ना है। तो x की अधिकतम घात 1 है, तो बहुपद का घात 1, तो एक यदि घात हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? आपका रेखिक बहुपद। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पकड़ना है? बहुपद की घात। यदि बहुपद की घात आपको पकड़ा जाती है तो आप जान लेंगे कि वह कौन सा बहुपद है। चलिए, दूसरा उदाहरण ऐसे ही लेते हैं। क्या 2x - ये हाफ, इसमें x की अधिकतम घात क्या है? 1 है, इसलिए रेखिक बहुपद हो जाएंगे। ले लीजिए p+1, ऐसा कुछ। तो ये कौन सा बहुपद है? p में बहुपद है और एक घात वाले बहुपद है, इसलिए इसे रेखिक बहुपद कहेंगे। हाँ, हम जो जिन चीजों की चर्चा करने वाले थे वो कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे लिखते हैं कि बिना घात वाले बहुपद कौन सा बहुपद कहलाता है। तो याद रखोगे, बिना घात, यानी कि 7x है ना, इस पर आपको घात नजर नहीं आ रही है, मतलब इसमें छिपी हुई क्या है? 1 है। तो यदि जब छिपा हुआ है तो कहेंगे कोई मतलब घात दिख नहीं रही है, तो इसीलिए प्राय करके ऐसे भी आते हैं बिना घात वाले, बिना घात वाले, बिना घात वाले बहुपद। बिना घात वाले बहुपद कौन सा बहुपद कहलाता है? रैखिक बहुपद होते हैं। बिना घात वाला बहुपद कौन सा बहुपद होता है? रैखिक बहुपद होते हैं, ठीक ना। ऐसा देखिए, ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि बिना घात वाला, घात तो उसमें है ही, लेकिन ऐसे ऐसे कभी ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं कि बिना घात वाले, तो घात उसमें है, दिख नहीं रही है, ठीक ना। तो एक घात वाले रैखिक बहुपद, वैसे 2 घात वाले हो जाएंगे आपका द्विघात बहुपद, 3 घात वाले त्रिघात बहुपद और 4 घात वाले चतुर्थघात बहुपद हो जाएंगे। तो हम
फिर आपसे पूछेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है, तो आपको बताना है कि घात एक वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि उस पर घात नहीं दिखती है, मतलब घात ऐसा नहीं दिखता ही नहीं है, मतलब उसमें छिपी हुई रहती है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं कि बिना घात वाले बहुपद कौन सा बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद। और ये हो जाती है आपके उदाहरण रैखिक बहुपद के। इसमें इन सारे उदाहरण में देखेंगे कि इसकी जो घात होती है, जो भी चर x में हो, y में हो, t में हो, p में हो, तो उसकी जो घात होती है वह अधिकतम घात एक ही होगी, ठीक ना। तो हमें अब जो चर्चा करनी थी वो रैखिक बहुपद के व्यापक रूप की। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। हाँ, एक शर्त है, कंडीशन दी है कि ए कभी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? तो अच्छा, 1 मिनट के लिए मान लिया जाए, यदि हम ए को 0 के बराबर कर लेते हैं, यदि ए की जगह हम 0 रखते हैं, 0 इंटू एक्स हो जाता है प्लस बी हो जाती है, तो फिर 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस बी मतलब बी निकल के आएगा। तब तो इसमें कोई चर रहेंगे ही नहीं। तो जब चर की अधिकतम घात एक नजर ही नहीं आएगी तो उसे कैसे कहोगे रैखिक बहुपद? इसीलिए यहाँ ए को 0 के बराबर नहीं किया जाता है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 के बराबर होता तो रैखिक बहुपद नहीं होता है। अब देखिए, तो इनके घात पूछी जाए, रैखिक बहुपद की घात, तो रैखिक बहुपद की घात यानी उसकी पावर, तो उसकी पावर क्या बताओगे? रैखिक बहुपद की पावर क्या बताओगे? उसके पावर कितने होते हैं? 1 होते हैं। और एक चीज, उनके शून्यक, रैखिक बहुपद के शून्यक, उसके शून्यक कितने होते हैं? उसके शून्यक भी 1 ही होते हैं। उनका आलेख पूछा जाए, रैखिक बहुपद का आलेख पूछता है कई बार, ग्राफ पूछते हैं, रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है? तो रैखिक बहुपद का आलेख बताओगे, सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। चलिए, चलिए, तो इनका आलेख कैसे बताओगे? कुछ ऐसे होती है, ये सरल रेखा हो गई, या ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक ना। तो इनका आलेख कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होती है। ये आपका एक्स अक्ष हो जाता है, ये आपका वाई अक्ष होता है, ठीक। ये एक्स डैश और ये वाई डैश। चलिए, तो इस तरह इनके आलेख कैसे होते हैं? सरल रेखा होते हैं, याद रखिएगा। तो रैखिक बहुपद के व्यापक रूप को पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? ए एक्स प्लस बी वेर ए इक्वल टू नॉट 0, और उनकी पावर क्या होगी? 1। उनके शून्य क्या होंगे? 1। उनका आलेख ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक। और एक शून्यक होंगे तो एक बार एक्स अक्ष को वह जरूर काटेगी। हाँ, वह एक्स में बहुपद है तो एक्स अक्ष को वह जरूर काटेगी। अब देखिए, आप लोगों को एक चीज की चर्चा आप लोगों के सामने करना था, वो शून्यक क्या होता है? शून्यक, शून्यक कहिए या बहुपद के शून्यक नहीं करेंगे, बहुपद के शून्यक कहिए या बहुपद के मान, बहुपद के शून्यक कहेंगे या बहुपद के मान, ये क्या होता है? बहुपद के शून्यक या बहुपद के मान, 0 ऑफ पोलिनोमियल, या आप ऐसे कहिए, क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ध्यान देंगे ये क्या होता है। तो यदि यदि पी एक्स बता देंगे, यदि पी एक्स चर एक्स में क्या है? चर एक्स में बहुपद है, तो एक्स का
ऐसा मान, तो x का ऐसा मान जो px को शून्य बना दे, अर्थात px की वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसे बहुपद के शून्यक या बहुपद के मान कहते हैं, या x के मान को, या सीधा रखिए शून्यक कहते हैं। चलिए हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं तो समझ आ जाएगी। देखिए देखिए करते क्या है, मान लिया जाए कि जैसे कि x के स्क्वायर और -2 है ना, x के स्क्वायर -2 है, तो हम x का एक ऐसा मान ढूंढते हैं जो इसको शून्य बना दे। तो हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि हमें जो px दी गई है वो px की वैल्यू क्या दी गई है, px दिया गया मेरा x का स्क्वायर -2। यदि हम क्या करें, यदि हम x की जगह 2 रखें, x की जगह 2 रखें, तो क्या होता है, तो px की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह 2 रखिए, 2 का स्क्वायर -2, तो 2 दूनी 4, 2 नहीं रुकिए, √2 रखते हैं, √2 रखते हैं, तो इस तरह √2 का स्क्वायर -2, तो 2 2 2 घट जाएगी, क्या बचेगा 0। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यदि x के जगह हम क्या रखते हैं, √2 रखते हैं, तो ये px का मान क्या हो जाता है, शून्य निकल आता है। तो ये √2 क्या होगा, इस बहुपद के शून्यक होंगे, ये इनके क्या होंगे, शून्यक, या यही x बराबर 2 इसका क्या होगा, मान होगा। ठीक, ऐसे एक और उदाहरण लेते हैं, ऐसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि x के स्क्वायर +4 है, -4 है, तो क्या करते हैं, फिर आपको आपका px का मान कितना दे दिया, x के स्क्वायर -4। यदि आप x की जगह क्या रखते हैं, x की जगह रखिए 2, तो आ जाएंगे 2 के स्क्वायर 4 में 4 घटाओगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 2 इस px का क्या होगा, शून्यक होगा, यही 2 इसके क्या होंगे, मान होंगे। ठीक है, तो आप क्या समझे कि x का मान या बहुपद के शून्य क्या होते हैं, तो वह x का वह मान होता है जो उस बहुपद को क्या बना दे, शून्य बना दे, जो उस px का मान की क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे, वो उसका शून्य कहलाता है, उस बहुपद का वह मान कहलाता है। ठीक, चलिए तो हम लोग जहाँ पीछे छोड़ के आए थे उन पर चलते हैं। तो बहुपद, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या बताओगे, x + b वेयर a = नॉट 0, और बहुपद रैखिक बहुपद के घात क्या बताओगे, 1 होता है। रैखिक बहुपद में शून्य कितने होते हैं, 1 होते हैं, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 ही होगी, और उसका आलेख कैसा होता है, तो सरल रेखा होती है। ठीक, तो यदि हम कहें कि रैखिक बहुपद दिया है या निम्न रैखिक बहुपद के मान ज्ञात करें, प्रश्न ऐसे है कि निम्न रैखिक बहुपद के निम्न रैखिक बहुपद के मान ज्ञात करें, इस तरह हम क्वेश्चन दे दिए हैं। तो जिसमें मेरा पहला रहा 7x + 3, दूसरा रहा ½ x + 2, ऐसे कुछ 2-4 सवाल दे देंगे। तो जैसे सॉल्यूशन करनी है ना, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे इसे, ये तो आप बच्चे में सीखे हैं। तो आपका px कितना दिया है, 7x + 3 दिया है ना। तो जब आप इनका शून्य यानी कि मान निकालना चाहेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 7x + 3 को किसके बराबर करेंगे, 0 की प्लस 2 जाके क्या बन जाएगी, माइनस बन जाएगी, और इस तरह x का जो मान आएगा वो क्या आएगा, -3/7 आएंगे। ठीक ना, तो ये हो गई उसकी क्या हो जाएगी, यही उसका मान हो जाएगा, यही उसका शून्य हो जाएगा। तो रैखिक बहुपद में सीखने वाला कुछ नहीं है, आप लोग बहुत कुछ ऐसे 8th 7th में बना चुके हैं। ठीक ना, तो अब हमारी बारी आती है वो द्विघात पर, किस बहुपद पर, द्विघात
द्विघात बहुपद, और खास तौर पे यह चैप्टर इसी पे बेस्ट है, ठीक ना, द्विघात बहुपद। ध्यान देंगे ये क्या होता है। तो इनकी परिभाषा क्या बताओगे, इनकी परिभाषा बताएंगे कि घात 2 वाला या 2 घात वाले, घात 2 वाले या 2 घात वाले, ऐसे 2 घात वाले बहुपद को, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। चलिए, तो जिनकी घात क्या होगी, 2 होगी, वो आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए 6x² प्लस 7x² प्लस 6x प्लस 3 है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। जैसे ही 2 घात मिला, जान लीजिएगा वह क्या है, द्विघात बहुपद है। जैसे ही घात 2 आया तो वह हो जाएगा द्विघात बहुपद। और ऐसे ही 9t² प्लस 3t, तो इसमें t की अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। जिस बहुपद के घात 2 होंगे वो आपका द्विघात बहुपद होगा, ठीक। तो 1 घात होगा तो रैखिक बहुपद, 2 घात होंगे तो द्विघात बहुपद। अब देखिए इनके व्यापक रूप को पढ़ा जाए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ध्यान देंगे, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, जनरल फॉर्म की बात करेंगे तो उसका जनरल रूप क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c वेयर a = नॉट 0 होता है। और यदि इसका कहा जाए कि इनके घात पूछे, इनके पावर पूछे, तो इनका पावर क्या बताओगे, इनका पावर हम बताएंगे 2, द्विघात बहुपद है 2। इसके शून्य क्या बताएंगे, तो इसके शून्य 2 गो होता है, एक होता है अल्फा होता है, तो दूसरा बीटा होता है, ठीक। इनके शून्यकों की संख्या पूछें तो क्या बताओगे, नंबर्स ऑफ 0, शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या क्या को शून्यक आता है, 2 शून्यक है। और यदि इनके आलेख की बात करें, इनके आलेख की बात करें, इनके ग्राफ की बात करें, तो इनका आलेख, यानी ग्राफ इसका कैसा होता है, तो इसका आलेख होता है परवलय। इनका आलेख कैसा बताओगे, परवलय बताओगे, मतलब कि पाराबोला। इनका आलेख क्या बताओगे, पाराबोला बताओगे।